अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। अच्छा जी बच्चों, आज ये 9.2 एक्सरसाइज करेंगे और ये साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें यही दो चीज़ें थी। 9.1 हमने की, इसमें सिंथेटिक डिवीजन था, फैक्टर थ्योरम था, फिर एक और थ्योरम था, तो वो किया हमने और उससे पहले भी हमने ये चीज़ें की हुई थी और सिंपल सा काम था कि एक्स की वैल्यू पुट करा रहे हैं एंड सो ऑन। वो इजी काम है 9.1 अगर आप करेंगे। और मैंने बताया भी था कि 9.1 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि एक तो आसान है और दूसरा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये इसके साथ जो अब 9.2 एक्सरसाइज आ रही है ये एप्लीकेशंस हैं उसकी। ये एप्लीकेशंस वो इसीलिए उन्होंने ये जो सिलेबस चेंज किया है वो यही है कि जो कंसेप्ट वो पढ़ा रहे हैं आपको उसका यूजेज आपको बताया जाए कि रियल वर्ल्ड में या बाकी जो हमारी पढ़ाइयाँ हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बाकी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो उसमें मैथ कैसे कैसे इन्वॉल्व होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, उससे फ़ायदा उठाया जाता है। और मैथ की अगर आप डेफिनेशन कभी देखें तो यही होता है कि ये बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, इसने बाकी सब्जेक्ट्स को हेल्प करनी होती है उनकी रिसर्च में, उनके बाकी कामों में एंड सो ऑन, और यही काम ये कर रहा होता है। तो वो हमने एप्लीकेशन के साथ अब जो है वो ले आए हुए हैं कि कहाँ ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखें ये उसने लिखा हुआ है, इसमें 2-3 एप्लीकेशंस हैं और बहुत ही आसान वाली हैं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसके अंदर। इसमें देखें पहली जो एप्लीकेशन है ये रिग्रेशन एनालिसिस है। रिग्रेशन एनालिसिस बड़ा सिंपल है। अभी तक जो हम ये फंक्शंस वगैरह पढ़ते आ रहे हैं ना, जैसे ये चीज़ें हैं, और जैसे यहाँ पे देखें ये उसने एक फंक्शन बनाया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू, और ये एक्स की फॉर्म में ये सारा एक फंक्शन है। सो इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इस पी एफ एक्स की जगह पे आप वाई भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं, ए, कुछ भी चीज़ें और आगे लिखी होती हैं, अगले 9.2 एक्सरसाइज में ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो x है ना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके चेंज होने से यहाँ पे जो फंक्शन है, वो जो वैल्यू है y या p, वो चेंज होता है। तो इनका आपस में रिलेशनशिप होता है। तो इस रिलेशनशिप को यहाँ पे ये फंक्शन शो कर रहा होता है और इसी को हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। ये हायर क्लासेस में ये आता है। मास्टर्स में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो उसमें इसको यूज़ किया था हमने। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स एक अलग से सब्जेक्ट होता था और जिसमें ये हमें ये रिग्रेशन एनालिसिस सिखाया जाता था। और ये क्या होता था कि ये दो वेरिएबल्स हैं, उनका डाटा दिया होता था, मालूमात दी होती थी, और उन डाटा को यूज़ करके मुख्तलिफ फार्मूले लगा के इस तरह के रिलेशन बनाते थे। लेकिन वहां पे वो इतना के मुश्किल वाले नहीं थे, वो आसान वाले थे, लीनियर फॉर्म में, कि एक्स वगैरह जो है वो लीनियर फॉर्म में आ जाए। लेकिन जाहिर है कि ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बेसिकली कर्व्स की शक्ल में बनता है। लेकिन जाहिर है कि उसको हमने ग्राफ करना होता है, उसका एक अपनी तरफ से ना एस्टिमेटेड एक फंक्शन बनाना होता है कि एक अंदाजन, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ के अंदर जो है वो फार्मूला जो उसका जो ग्राफ है फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे जा रहा है, तो हमने उसको जो है उसकी एक प्रिडिक्शन बनानी होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर लीनियर बनाए तो एक सीधी लाइन जो है वो इस तरह से ड्रा कर लेते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की, लेकिन इस तरह की हो तो फिर वो कर्व्स की शक्ल में आती हैं। सो बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं और उसमें फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ वैल्यूज़ लगा के इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके डिपेंडेंट को हम देखते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं आगे से। तो ये ज़ाहिर है कि हमारे ये जो पीछे फंक्शंस हैं 9.1 के, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे और उनको हम यूज़ करेंगे। ये एग्जाम्पल 8 उसी के मुतल्लिक है। अच्छा, उसके बाद एक और है, ये तो हर वही है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ये तो उसी के साथ ही है, ये चीज़ आ गई। एक तो ये हो गया। दूसरा ये वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके भी काफ़ी सारे उसने सवाल दिए। मैं इसको कहता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, DSP। अब ये भी एक किस्म का ना वही चीज़ है कि जहाँ पे एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। इनपुट के चेंज होने से आउटपुट चेंज होता है। और इसकी काफ़ी अच्छी मिसाल, जैसे मैं, अगर आप लोग भी कभी करते हो, वीडियो की एडिटिंग हम करते हैं, तो एडिटिंग करते हुए हम कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से आगे से आउटपुट कुछ और आती है। आवाज़ में जो है वो बेस ज़्यादा करनी है तो बेस ज़्यादा करने से एक फाइनल आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ पूरी आपके सराउंडिंग में हर तरफ ये चीज़ें फंक्शंस बने हुए होते हैं, तो उनको मॉडल किया जाता है। टेम्परेचर में चेंज आ रहा है हमारे माहौल में, तो उससे जो है ओवरऑल वेदर में क्या चेंज आएगी, कहाँ कहाँ वो इफेक्ट करेगा, तो उन चीज़ों को मॉडल किया गया होता है और उससे हम किसी हद तक अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, इनपुट को चेंज होने से आउटपुट किस तरह से चेंज आएगी। वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो डिजिटल सिग्नल एनालिसिस है ना, उसका जो फंक्शन बनता है वो बेसिकली इस फॉर्म में बनता है। ये BZ/AZ, ये बेसिकली ये क्या होते हैं, रेशो की फॉर्म में होते हैं, बटे की फॉर्म में होते हैं।
इनको हम कहते होते थे रैशनल फ्रैक्शंस कहते थे। रैशनल होता है ना, बटे में चीज़ बनती है, और फ्रैक्शन ज़ाहिर है बटा, उसी को हम कहते हैं रेशियोज की फॉर्म में। तो इस फॉर्म में होता है, इसके ये दो पार्ट्स हैं, बी जेड ओवर ए जेड। अब ज़ाहिर ऊपर वाले पार्ट को आपको पता है न्यूमिरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इन दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। ये जो ऊपर वाला ना न्यूमिरेटर, इसके लिए देखें उसने यहाँ बताया हुआ है कि ये बुनियादी तौर पर यूज़ होता है फंक्शन के जीरोज फाइंड करने के लिए, कि हमारी किन वैल्यूज पे, x की किन वैल्यूज पे वो जो फंक्शन है, या इनपुट की किस वैल्यूज पे हमारा जो फंक्शन की आउटपुट है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जीरो हो जाता है। तो जीरोस फाइंड करने हो, अब आप ज़ाहिर सवालों में ये आएगा कि बाज़ चीज़ों के जीरोस फाइंड करने के लिए कहेगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो ऊपर फंक्शन होगा बी जेड, उसको आपने जीरो के बराबर रख के वहां से एक्स की वैल्यूज निकालनी है। और जो दूसरा पार्ट है नीचे वाला, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं ए जेड बेसिकली क्या करेगा, उसको जब हम जीरो के बराबर रख के और वहां से जो एक्स की वैल्यूज निकालते हैं, वहां से पोल्स आते हैं। पोल्स बेसिकली उसकी वो लिमिट्स होती हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज जो उसकी मौजूद हैं, इसके अगर इन वैल्यूज के अंदर वैल्यूज रहेंगी, एक्स की लिमिट्स के अंदर रहेंगी वैल्यूज, तो हमारा ये जो फंक्शन हमने डेवलप किया हुआ है, ये वाला जैसे फंक्शन है, तो वो स्टेबल होगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर उन लिमिटों से उसने अगर बाहर निकल जाना है, तो बाहर निकलेगा तो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये ज़ाहिर है ये पोल्स है, उसके लिए स्टेबिलिटी यहाँ से यूज होती है। अब ज़ाहिर है ये बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, ठीक है, तो उस डिटेल में अब ज़ाहिर है अभी हम नहीं जा सकते, हमें सवाल हल करने हैं, ठीक है, तो ये ज़ाहिर है वो लंबा काम हो जाता है। तो दो चीज़ें बुनियादी तौर पे आपने याद रखनी है, एक न्यूमिरेटर, एक डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर को जीरो रख के वहां से जो एक्स की वैल्यूज निकालते हैं वो क्या आएंगी, वो उनको हम क्या कह रहे हैं, जीरोज ऑफ द फंक्शन, सवाल में वो पूछेगा। और जो नीचे वाले को हम जीरो के बराबर रख के और वहां से एक्स की जो वैल्यूज निकाल रहे हैं, उनसे जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज पोल्स की वैल्यूज होती हैं, और उन पोल्स की वैल्यूज को देख के हम उसकी स्टेबिलिटी बताते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ सवाल के अंदर है। तो ज़ाहिर है आपको पता है मेरा कि मैं थोड़ा सी थ्योरी जो है वो बताता हूँ। ये देखें उसने बताया हुआ कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, 1 से नीचे। अब जो आंसर्स आएंगे ना वो 0.8 आता है, 0.5 आता है, तो हम कहते हैं स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो फिर हम कहते हैं स्टेबिलिटी नहीं है। वो ज़ाहिर है एक्चुअली अब ये सारे सवाल होते हैं तो वो आएगा इसमें। तो ये है जी आपके सामने एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल हैं, सिंपल वाले हैं और बड़े ईजिली होने वाले हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। चलें जी, ये एक्सरसाइज आ गई 9.2 हमारे सामने, और देखें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या बता रहा है। कंसिडर अ डाटा सेट ऑफ मंथली सेल्स फिगर। एक डाटा सेट है, मालूमात दी हुई हैं, और उस मालूमात में क्या लिखा हुआ है, किसके मुतालिक लिखा हुआ है, सेल्स के मुतालिक, और ये मंथली है कि एक महीने में कितनी सारा सेल्स हैं वो हमारी हो रही हैं, कितना हमने कमाया, क्या हमने बेचा, वो सारा। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, अब उस पर मॉडल बना लिया उसने, ठीक है, उसका जो फार्मूला है वो उसने डेवलप कर लिया है, हमें नहीं करना पड़ रहा क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, ये बड़ी क्लासों में होता है। फिलहाल ये बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें, असल में ये अगेन देखें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें उन्होंने, जब हमने किया था ना तो हमें उन्होंने फार्मूला से करवाया था, बड़े लंबे चौड़े फार्मूले, 3-3 4-4 पेजेस लगते थे इस तरह वो लीनियर मॉडल बनाने में। ये तो हर क्यूबिक मॉडल है, ठीक है, तो वो अब, लेकिन बताने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे हुई है, कंप्यूटर में आप वो दें ये चीज़ें, वैल्यूज़ डाटा दें, वो खुद बहुत आपको रिग्रेशन कर देता है उसकी। ठीक है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा हमें करना पड़े तो हम 10-10 पेज लगा दें उस पर, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन बेसिक्स तो हमें पता होनी चाहिए ना कि ये चीज़ हो क्या रही है। तो यहाँ पे देखें उसने एक्स वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, पी एक्स उस पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक्स हमारा होगा कि हमने जी कितने दिन लगाए हैं, कितने दिनों में कितनी सेल आई है, सेल इस तरफ जो है वो हमें शो हो जाएगी। वो आगे देखते हैं। तो कहता है ये एक मॉडल उसने फिट किया हुआ अपने उस डाटा के ऊपर। इफ द ऑब्जर्व्ड सेल इन द 5th मंथ आर 240 यूनिट्स, एक्चुअल जो सेल्स है 5वें महीने में 240 यूनिट हुई है, ठीक है। तो कहता है फाइंड द परसेंटेज एरर। अब एक्चुअल कितनी हुई है 240, लेकिन ये जो मॉडल है ये हमें एस्टिमेटेड बताता है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि 5वें महीने की सेल है ना 240, तो ये 5 जो है वो एक्स की जगह पे यहाँ पे यूज कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हमें जो 5वें महीने की जो एस्टिमेटेड सेल है वो हमें पता चल जाएगी, जो हम एक अंदाजन देख रहे होंगे। अब अंदाजन और एक्चुअल में फर्क होगा, वही फर्क जो है वो क्या होता है, उसका एरर है।
तो वो जो एरर आ जाएगा उसकी आम अंदाज में जो परसेंटेज का फार्मूला होता है वो लगा के हम इसे हल कर लेंगे। तो सिंपल सा काम है। देखें, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन करते हुए पहले आपने मॉडल को लिख लेना है। लो जी, मॉडल को हमने लिख लिया। अब उसमें एक्स की जगह आपने 5 लगाना है, क्योंकि जाहिर है अभी हमने कहा ना 5वें महीने की हम सेल्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एक्स की जगह 5 लगा देंगे। तो एक्स बेसिकली हमारा क्या है, महीने है। महीना नंबर 1, महीना नंबर 2 एंड 3 इस तरह से, और उधर उस महीने की फिर सेल इधर आ जाती है कि जो इसका आंसर आए वो सेल का आंसर आ जाता है। तो 5 हम हर एक्स की जगह पे पुट कराएंगे। तो ठीक है जी, वो आपके सामने नजर आ रहा है, हर एक्स की जगह पे हमने 5 लगा दिया जहां जहां पे एक्स है। अब इसको हल करें, 5 की पावर 3 125 होता है। 5 ज़रब 5 ज़रब 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ 5 का स्क्वायर है तो 5 5 बार 25 होगा, 25 2 बार 50 हो जाएगा। 5 में से 3 निकालें 2, इनको हल करें तो देखें आ गया 177। अब काम इतना ही है, कोई भी देखें बच्चों वाला काम है सारा, ठीक है, लेकिन सारे बेसिक्स का पता होगा। तो फिर तो 5 लगाने से जो सेल आई है वो 177 आई है। एक्चुअल कितनी थी वो आप जरा नीचे लिख दें कि अकॉर्डिंग टू द मॉडल प्रिडिक्टेड जो सेल्स आ रही हैं, हमारी जो एस्टिमेटेड सेल आ रही हैं वो 177 आ रही है 5वें महीने की, मॉडल के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल जो सेल्स है वो उसने सवाल में बताई है 240 है। तो इस 240 और 177 में जो फर्क है वही एरर है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। एरर लिख दें यहाँ पे या डिफरेंस लिख दें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 63 आ जाता है। अब ये एरर आ गया, इस एरर की परसेंटेज बनानी है, और परसेंटेज या फीसद जिसको भी हम कहते हैं, तो उसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, जिस वैल्यू की परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर आएगी, 63 ऊपर आएगा। लेकिन जो डिवाइड कराते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिवाइड होती है एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू हमारी 240 थी, क्योंकि 177 जो है वो तो एस्टिमेटेड थी ना, अंदाजन वाली थी। तो जो एक्चुअल वैल्यू है उससे हमेशा हम डिवाइड कराते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय 100 तो करना ही है, क्योंकि परसेंटेज बना रहे हैं। जब भी परसेंटेज बनाते हैं 100 से ज़रब मस्ट होती है, लाजमी है। तो बस ठीक है, 63 को 100 से ज़रब दें, 240 से डिवाइड कर दें तो 26.25% एरर आ रहा है। अब जो मॉडल हम बनाते हैं ये अंदाजन होता है ना, तो अंदाजन जो है वो एक्चुअल के थोड़ा आगे पीछे होता है, ठीक है, कभी भी एग्जैक्ट नहीं मॉडल हमारा करके देता, उसमें हमेशा एरर होता है। अब यहाँ पे कितना एरर है, 26%, जो कि अच्छा खासा एरर है। तो इससे शायद बेहतर भी मॉडल बन सकता, तो ये मॉडल इतना अच्छा नहीं है, ये भी वैसे पॉइंट हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर ये सारे काम एक्चुअली ना बड़ी क्लासों के हैं, रिसर्च के हैं, एमफिल पीएचडी वाले काम होते हैं। क्योंकि एमफिल पीएचडी वाले, मैंने खुद एमफिल का ट्राई किया हुआ, लेकिन एमफिल मेरा कंप्लीट नहीं था हुआ, काम मैंने हर चीज़ किया हुआ उसके अंदर, तो उसके अंदर यही सारा होता है, रिसर्च के अंदर चीज़ें। तो चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, अ रिटेलर कंपनी हैज डिवेलप्ड अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। वीकली यानी हफ्ते के हफ्ते जो उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है, एक हफ्ते में लोग उनकी चीज को कितना डिमांड करते हैं, उसके लिए उन्होंने मॉडल डेवलप कर लिया। और देखें ये DW इज इक्वल टू W की पावर 3, और ये W जो है वो डेफिनेटली वीक्स होंगे, ठीक है, हफ्ता नंबर 1 2 3 उस तरह से, और उसके ज़्यादा है उसके आगे DW का मतलब डिमांड होगी कि वीक नंबर 1 में कितनी बनती है, जहाँ पे आप 1 लिख लें, 2 लिखें तो वीक नंबर 2 की, एंड सो ऑन। तो ये मॉडल है हमारे सामने, बाकी वो सारी इंफॉर्मेशन है, DW रिप्रेजेंट डिमांड है एंड W जो है वो वीक नंबर है, 1 2 वो मैंने आपको बता दिया। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रेडिक्ट डिमांड फॉर द थर्ड वीक। सिंपल काम कि तीसरे वीक की जो डिमांड है वो बताएं कितनी है। तो पिछले सवाल में भी यही किया था, वहां x की जगह 5 लगाया था, यहां w की जगह 3 लगा देंगे, तो हम जाहिर है वो काम करेंगे। इफ ऑब्जर्व्ड डिमांड इज 22 यूनिट, कैलकुलेट द प्रेडिक्टेड है, बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले सवाल की तरह कि यहाँ एक्चुअल वैल्यू तीसरे हफ्ते की उसने बता दी है 22 है, लेकिन वो कहता है मॉडल के जरिए चेक करें मॉडल कितनी बताता है, और फिर जो एरर आ जाता है वो बताएं कि कितना फर्क है, तो वो हम करेंगे। तो वो अपना फंक्शन जो है वो लिख लेंगे, W की जगह हमने 3 लगाना है, ठीक है, हर जगह 3 3 लगाएं, इसको सॉल्व करवाएं, 3 की पावर 3 27 है, बाकी चीज़ें हल करें तो प्रेडिक्टेड जो डिमांड आ रही है वो 20 आ रही है, एक्चुअल कितनी थी 22, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो दोनों को माइनस कराएंगे तो प्रेडिक्टेड एरर जो है वो आ रहा है 22 में से 20 निकाल दें 2, तो ये काफ़ी थोड़ी है, 2 का फर्क है। तो इसकी भी परसेंटेज बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ उसने परसेंटेज नहीं पूछी हुई,
तो परसेंटेज होती तो क्या करते, इस 2 को ऊपर रखते, एक्चुअल जो वैल्यू हमारी कितनी थी, एक्चुअल हमारी 22 है शायद, तो 22 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो उसकी जो जितनी परसेंटेज बनती है एरर की वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 2 सवाल बिल्कुल सेम आसान से हो जाते हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ कहता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये वही जो सेकंड मैंने आपको उसकी थ्योरी का बताया था कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, तो उसके मुतालिक जो सवाल है वो बाकी सारे आप सवाल उसी के हैं सारे। ठीक है, वो रिग्रेशन के 2 ही हैं, बाकी सारे ये डीएसपी के सारे हैं। सो कहता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन। इसमें जो फंक्शन बनता है वो जो हमने पीछे लिखा था ना, ए जेड इज इक्वल टू बी जेड ओवर पता नहीं जो भी था फंक्शन, बटे वाला फंक्शन, उस फंक्शन को हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, वो जो रेशियो में बटे में जो फंक्शन होता है उसका नाम क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां जब भी ये डीएसपी वाले सवाल देगा ना, तो उसमें जो फंक्शन देगा उस फंक्शन का नाम साथ कहेगा, बार बार कहेगा कि ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो उस ट्रांसफर फंक्शन की देखें बात कर रहा है, हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद द न्यूमरेटर। अब यहां पे सिर्फ न्यूमरेटर दे रहा है। अब हमें पता है न्यूमरेटर कौन सा है, ऊपर वाला, और ऊपर वाले से क्या आंसर निकालते होते हैं, जीरोस ऑफ द फंक्शन। तो यहां पे देखें वो यही करेगा कि ये उसका न्यूमरेटर है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरो ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के जीरोस फाइंड करें, एक्स की किन वैल्यूज के ऊपर हमारा जो सिस्टम है उसकी आउटपुट जीरो आती है, तो आउटपुट जीरो कहां पे होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको आपने जीरो के बराबर रख लेना, क्योंकि जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यूज आएंगी। तो जीरो के बराबर रखें फंक्शन को, फंक्शन का ये नाम था बी जेड इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो फंक्शन है हमारा वो जीरो के बराबर हमने रख लिया। अब ये आपको नजर आ रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर्स बनाने होते हैं डिफरेंट मेथड्स हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल जो फैक्टराइजेशन जिसको हम कहते हैं वो वाला मेथड लगा लेंगे कि दरमियान वाले के 2 हिस्से कर लें। 2 एक बार 2 होता है तो देखिए वो जो आ जाता है मल्टीप्लाई करने से, और 2 में से 1 निकाल दें तो 1 आ जाता है। ये वही तरीका था ना भाई, बीच वाले जो 2 आप इसका जो एक पेयर बना रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, उनको वापस प्लस माइनस करें तो यहाँ पे आ जाए वापस। ठीक है, तो वही हम काम कर रहे हैं। तो 2 और 1 ये माइनस का रखेंगे 2, क्योंकि -2 जमा 1 करेंगे तो -1 बन जाता है। अब वही कॉमन लेना, सिंपल काम है, इन दोनों में से कॉमन लें, z निकल आएगा, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1। ये हमने 9, 10 में बार बार ये किया हुआ फैक्टराइजेशन का तरीका। z -2 कॉमन आ रहा है उसको लिख लें, z +1 लहदा लिख लें, दोनों को लहदा 0 के बराबर रखें, 2 को इधर ले जाएं, प्लस को उधर ले जाएं, तो ये देखें 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो हम ये जो 2 वैल्यूज हैं इनको कहेंगे कि हमारा वो जो डीएसपी सिस्टम है उसके ये 2 जीरोज हैं। इन वैल्यूज x की z की इन वैल्यूज के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो जो उसकी आउटपुट है वो 0 आती है। तो इस तरह से हम इसको आंसर दे सकते हैं। तो इतना सा काम है। ठीक है, काम देखें कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी फैक्टराइजेशन करनी है और 2 वैल्यूज जो है उसको फाइंड कर देनी है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम, फिर वही है डीएसपी हैज अ ट्रांसफर फंक्शन। देखें ये प्रॉपर पूरा ट्रांसफर फंक्शन उसने दे दिया है। ठीक है, जिसमें ऊपर एक न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है। फाइंड द जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब चूंकि जीरोस निकालने हैं तो जीरोस किससे निकलते हैं, ऊपर वाले से, न्यूमरेटर से, उसी को हम यूज करेंगे। आप डायरेक्ट लिख लें, ये मैंने वैसे पूरा फंक्शन ही लिख दिया है, ऐसे भी ठीक है। ठीक है, जिस तरह पिछला पार्ट किया है इसी तरह डायरेक्ट आप शुरू कर लें न्यूमरेटर से, या इस तरह से करके लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि यूज तो हमने न्यूमरेटर को ही लेना है ना, उसी को 0 के बराबर रखना है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। इसकी भी फैक्टराइजेशन ही हम करेंगे। सो 3 है तो 2 और 1 कर लें, 2 एक बार 2 और 2 और 1 मिलके 3 हो जाते हैं, कोई माइनस वगैरह का चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, अब इनमें से z कॉमन ले तो z +2 आ गया, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1, और वही चीज आएगी। ये दोनों सेम हैं, ठीक है, वही सारा। और देखें यहां से हमें जीरोस मिल रहे हैं -1 और -2। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों एग्जैक्टली एक जैसे सवाल हमारे पास आ गए और बिल्कुल सिंपल वाले। अब चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां क्या कह रहा है जी, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम, अगेन हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, बना हुआ है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फंक्शन, एग्जैक्टली पिछला सवाल के इसमें भी जीरोस फाइंड करने हैं। तो अगेन इसमें जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हम 0 के बराबर रख के इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहाँ पे 0.5 0.5 आ रहा है, तो इसके फैक्टर बनाने जुबानी तो मुश्किल है। तो 2 काम हो सकते हैं, एक तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, वो जो 9, 10 में करते थे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ऊपर स्क्वायर रूट बटा 2। ये आगे मैंने किया भी हुआ है, आगे वाले पे मैंने यही तरीका लगाया।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको दोबारा फैक्टराइजेशन ज़बरदस्ती की है कि आप इसको 2 से ज़रब दे लें, क्योंकि जब आप 2 से ज़रब देंगे ना तो ये पॉइंट उसके ख़त्म हो जाते हैं, तो ज़रा सीधा हो जाता है। तो सारी रकम को 2 से ज़रब दे लें, फैक्टराइजेशन करनी है, वरना आप वो फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, फार्मूले से भी हो जाएगा। तो बहरहाल 2 से ज़रब दी है, फिर अगेन 2 एक बार 2, अब अगेन जो बीच वाले के पेयर बनाना है वो 2 आना चाहिए, जिसके उनको ज़रब दें तो 2 आए और प्लस माइनस करें तो वापस वही आ जाए। तो इस तरह का पीछे भी हमने किया था। तो 2 और 1 रखेंगे, माइनस का 2 और जमा का 1, ठीक है, फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो बाकी वही कॉमन शामिल लेंगे, कॉमन लेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। सो देखें आपके सामने ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 1 आ गया पॉजिटिव और ये -1/2 आया, डिवाइड करेंगे तो 0.5 माइनस में, तो 1 और -0.5। तो ये भी पिछले सवालों की तरह है, बस फैक्टराइजेशन ज़रा हमें ध्यान से करनी है, तो फार्मूले से भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। तो फार्मूला भी मैंने यहाँ पे समझा दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ फार्मूले के ज़रिए से किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन विद द डिनोमिनेटर। अब ये उसने हमें डिनोमिनेटर दिया, डिनोमिनेटर कौन सा है, बटे वाला, नीचे वाला, ठीक है। अब ज़ाहिर नीचे वाले से वो क्या आते हैं, पोल्स आते हैं, ठीक है, और उसकी स्टेबिलिटी का पता चलाया जाता है उस फंक्शन का। तो वो ज़ाहिर है यहाँ से होगा, जब भी न्यूमिनेटर कहेगा वहाँ पे जीरोस, और जब भी डिनोमिनेटर कहेगा वहाँ पे पोल्स निकालने और उसकी स्टेबिलिटी निकालने। सो यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम। पोल्स वही लिमिट होती हैं जिनके बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलेंगे तो अनस्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर रहेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी। एंड डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। अब वही बात के काम क्या करना है, तो काम हमने वही करना है, फंक्शन को लेना है, फंक्शन को 0 के बराबर रखना है और उसके ऊपर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लगा लेना है, क्योंकि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से भी सीधा नहीं होना, क्योंकि पिछले सवाल में तो दोनों में 0.5 था ना, तो 2 से ज़रब दी तो वो सीधा हो गया, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, वो 0.3 है, वो 0.4 है। तो बहरहाल सीधा सीधा फार्मूला लगा लेते हैं। तो -b, ये देखना ये b होता है, ये हमारा c होता है, ये 1 जो है वो a है, तो a, b और c, तो वो हम फार्मूले में यूज करते हैं, -b प्लस -b का स्क्वायर -4a और c, जैसे रकमें लगाते होते थे, और ओवर में 2a, ठीक है। अब इसको हल कर लें तो इसका स्क्वायर लें, इसको मल्टीप्लाई दोनों को करें और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, और प्लस माइनस का मतलब वही, एक दफ़ा प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में लिखें, और फिर प्लस करके माइनस करके फिर 2 पे डिवाइड करके, तो देखें ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, वो पोल्स हैं, वो लिमिट्स हैं, भाई इससे बाहर नहीं जाना। और ये जाहिर है अब देखें इन्हीं की वैल्यू से स्टेबिलिटी का पता चल जाता है कि ये वैल्यूज जो हैं वो 1 से लेसर होनी चाहिए, और ये देखें 1 से लेसर हैं 0.8, जाहिर है 1 से छोटी होती है, और ये 0.5 भी 1 से छोटी है। ये एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, माइनस साइन आए तो वो उसको छोड़ के चेक करना है, 0.5 भी 1 से छोटा है, ठीक है। तो इसलिए इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारा जो है वो स्टेबल फंक्शन है। तो साथ लिख देंगे, 2-3 स्टेप बना देंगे कि साथ ये उसका फार्मूला लिख दिया ना कि उसकी एब्सोल्यूट जो है वो 1 से लेसर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं उसके एब्सोल्यूट्स जो हैं वो 1 से लेसर हैं, सो सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। ये हमने एक स्टेप जो है उसके बना देने हैं। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा। द डिनोमिनेटर ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है, बटे वाली चीज़, फैक्टर थ्योरम करें और वही सब कुछ है, हर चीज़ वही है। सो फंक्शन को लिखेंगे, फंक्शन को 0 के बराबर रखेंगे, उसमें से ज़ाहिर है फिर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम उसका लगा रहे हैं। ये हमारी b टर्म है, तो -b का स्क्वायर -4ac/2a। उसी तरह से बाकियों को नहीं छेड़ना, इस वाली को, नीचे वाली को कुछ नहीं करना, इस वाले का स्क्वायर लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को माइनस कराना है। सिंगल रकम जब आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, जज़र ले लेनी है उसमें कैलकुलेटर में, ठीक है। और उसके बाद फिर जाहिर है कि एक दफ़ा प्लस में कर लें, एक दफ़ा माइनस में कर लें, कैलकुलेटर से करते जाएं हर चीज़, पहले प्लस माइनस कर लें, फिर उसको 2 पे डिवाइड करा लें। अब अगेन देखें उनकी जो दोनों हैं तो नेगेटिव, लेकिन दोनों जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेसर ही आई हैं, अशारिये में आई हैं। तो अशारिये में आने का मतलब यही है कि वो एब्सोल्यूट लेस देन 1 है, सो दैट मीन्स कि सिस्टम जो है वो स्टेबल है। सो ये एक्सरसाइज आसान सी थी, हमने कर ली, छोटी सी एक्सरसाइज थी, लेकिन इसको ज़रूर करें। इसके सवाल बड़े बड़े लिखे हुए हैं लेकिन इसका आंसर छोटा ही है, ठीक है। तो ये अच्छे सवाल हैं, पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।